का मेरे YouTube चैनल raghavarsir.com में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ये भाग 2 है बी। इसके पहले वाले भाग ए में आपने इसी तरह के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। इस वीडियो में हम शेष बचे हुए 8 प्रश्नों को समझेंगे और उनके सटीक उत्तरों को जानेंगे। चलिए, इस का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ तत्वों की परमाणु संख्या दी गई है। ये देखिए, परमाणु क्रमांक या संख्या दी गई है 10, 20, 7, 14। इन परमाणु क्रमांक के आधार पर हमें तत्वों की पहचान करना है, उनके आवर्त और समूह की पहचान करना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है और उनकी संयोजकता बतानी है। केवल परमाणु क्रमांक हमें दिया गया है और इस परमाणु क्रमांक या संख्या के द्वारा हमें उस तत्व की ये 5 बातें बतानी है। कैसे बता सकते हैं? वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त और समूह की पता करना और संयोजकता पता करना सिखाया है। फिर भी हम आपको पुनः बता रहे हैं। पहला हमने तत्व लिया जिसका परमाणु क्रमांक या संख्या 10 है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर हमें बाकी प्रश्नों के उत्तर या जानकारियां मिलेंगी। परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, तो इससे आपको आवर्त का पता चल जाएगा कि ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। आवर्त संख्या पता चल गई। अब देखिए, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? दूसरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में तो उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, समूह संख्या पता चल जाएगी। 8 में मैंने 10 जोड़ा, आए 18, तो उस तत्व की समूह संख्या है 18। संयोजकता बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि संयोजकता क्या है। हर तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। हर तत्व उत्कृष्ट गैसों के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए तत्व क्या करता है? इसके लिए तत्व कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या अन्य तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए या निकटतम उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता, लेता या साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अब गौर से देखिए, यहाँ पीले बक्से में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 8। और हर तत्व कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। तो इसके पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, ना देना पड़ेंगे, ना ही साझा करना पड़ेगा। ये पहले से संतुष्ट अवस्था में, इसका अष्टक पूर्ण है, अर्थात इसकी संयोजकता हुई 0। चलिए, और तत्व का भी पता करो। आप कई तरीकों से तत्व का पता कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर पता कर सकते हैं। 10 परमाणु क्रमांक नियोन का होता है, या आप समूह और आवर्त के आधार पर भी पता कर सकते हैं। 18वें समूह का दूसरे आवर्त का तत्व होता है नियोन। अब हमारे पास अगला तत्व आ गया जिसका परमाणु संख्या या क्रमांक 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला 2, 8, 8, 2। इसके अंतिम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। तो समूह संख्या पता चल गई हमें। ये समूह 2 का सदस्य है ये तत्व। 2 से ज़्यादा होते हैं, 3 से लेकर 8, तो फिर हम 10 जोड़ते हैं। अब इसमें कितनी कक्षाएं हैं? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए 4 कक्षाएं हैं, KLMN। तो इस प्रकार कक्षाओं की संख्या आवर्त बताती है, तो ये चौथे आवर्त का सदस्य हो जाएगा। उसके बाद संयोजकता, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। ये क्या करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉनों का? ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी अन्य तत्व को दे देगा। ऐसा करने से इसके पास जो चौथी कक्षा थी N, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो चौथी कक्षा खत्म हो जाएगी। फिर बची इसके पास अंतिम कक्षा, अब इसकी तीसरी कहलाएगी, और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, यह अपनी अंतिम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी भी अन्य तत्व को दे देगा, त्याग देगा, जिससे इसकी अंतिम कक्षा जो 4 नंबर की है N, वो हट जाएगी और उसके पहले वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी संतुष्ट अवस्था, उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी संयोजकता हुई 2। और इस तत्व का नाम पहचानिए, परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व, या हम बोल दें समूह 2 के चौथे आवर्त का तत्व है कैल्शियम। अगला तत्व है हमारे सामने जिसका परमाणु क्रमांक है 7। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमसे पूछा है डी नंबर के पॉइंट में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 5। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम 10 जोड़ते हैं। 5 में 10 जोड़ा 15, तो समूह संख्या पता चल गई, ये 15वें समूह का सदस्य है। आवर्त संख्या कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, KL, तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। आवर्त संख्या भी पता चल गई। संयोजकता, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5।
दिख रहे हैं आपको 5। इसे कितने करना है अंतिम कक्षा में? 8। 8 करना है, 5 पहले से हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? इसे 3 इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं, तो ये 3 लेगा, 5 देगा नहीं। जो काम आसानी से हो जाता है हर तत्व वही करता है। 5 देने की बजाय 3 लेना आसान है। तो ये तत्व अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 5 और 3 8 हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसकी संयोजकता हुई 3। और ये तत्व कौन सा हुआ? परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। यस, परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का होता है। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 15वें समूह के दूसरे आवर्त का तत्व कौन सा है। आवर्त तालिका देखिए, 15वें समूह का दूसरा आवर्त, जहाँ पर दोनों लाइनें कटेंगी वहाँ नाइट्रोजन लिखा होगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास चौथा और अंतिम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। चूंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में हम 10 जोड़ देंगे तो इसका समूह हो गया 14। चूंकि इसके पास 3 कक्षाएं हैं इसलिए इसका आवर्त हो गया 3। और संयोजकता कितनी हो जाएगी? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 देगा भी नहीं, 4 लेगा भी नहीं, बल्कि 4 ये 8 के बीच की अवस्था आ गई 4, इसलिए ये अन्य तत्वों से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और साझा करके ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। तो ये तत्व अपने अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों को साझे में काम में ले रहा है, तो इसकी संयोजकता हुई 4 और तत्व हो गया सिलिकॉन। तो इस प्रकार हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर हर तत्व के 5 संभावित प्रश्नों के उत्तर दे दिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या बताना है। बहुत आसान है परमाणु संख्या बताना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जोड़ दो तो परमाणु संख्या पता चल जाएगी। पर जो कठिन बात है वो बी नंबर में है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? अब हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए इन 4 तत्वों में से कौन सा तत्व दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व से समानता रखेगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रत्येक कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कुल योग उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हर कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो जोड़िए 2 धन 8 धन 7 कुल 17 हो जाता है। तो 17 हो गई हमारे उस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो एक प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है कि इस तत्व से नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व समानता रखेगा। रासायनिक समानता दिखाने वाले तत्व एक ही समूह में होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब भी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, चाहे न्यूलैंड ने बनाई या मोसले ने बनाई, इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम या समूह में रखा था। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व से समानता रख रहा है? इसके लिए हम या तो समूह संख्या देख लें, जिन तत्व की समूह संख्या एक जैसी होगी वो एक ही गुण वाले होंगे, या फिर अंतिम कक्षा का संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लें। अंतिम कक्षा में एक जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के गुण भी समान होते हैं। तो हमने क्या किया कि जो हमें 4 तत्व दिए गए थे, इन चारों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। नाइट्रोजन का कर लिया, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, चारों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब गौर से देखिए, आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समूह संख्या पता कर सकते हैं। नाइट्रोजन में 5 है, 5 में 10 जोड़े, समूह 15 का सदस्य है। फ्लोरीन में अंतिम कक्षा में 7 है, 7 में 10 जोड़े, ये 17वें समूह का सदस्य है। इसी प्रकार फास्फोरस 15वें और आर्गन 18वें समूह का सदस्य है। और जो हमारा तत्व दिया गया था 2, 8, 7, ये किस सदस्य का सदस्य है? तो इन सबको हमने जोड़ा था, तो इनको अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में 10 जोड़ दीजिए तो ये 17वें समूह का सदस्य है। अब देख लो 17वें समूह का सदस्य और कौन है, ये। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बताया आप संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भी पता कर सकते हैं। जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था उसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यहाँ पर फ्लोरीन की भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जैसी है, 7-7। तो या तो समूह संख्या से आप पता कर सकते हैं या अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं। तो हमारा ये देखिए, यही हम बताना चाह रहे थे आपको। समूह संख्या देखिए, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था वो 17वें समूह का सदस्य था क्लोरीन, और जो हमने निकाला फ्लोरीन वो भी 17वें समूह का सदस्य है। फ्लोरीन क्लोरीन दोनों 7-7 हैं, तो इनके गुण एक जैसे होंगे। साथ ही साथ दोनों की अंतिम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन हैं। समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के गुण भी समान होते हैं।
तीसरा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु क्रमांक वाले तत्व स्थित हैं। हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा तत्व कैल्शियम के समान होगा। अथवा में प्रश्न आ सकता है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक समानता या अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। तो कैसे पता करेंगे? बहुत सरल है, दो तरीके हैं। पहले आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लें, बाकी दिए गए चार तत्वों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लें। अब जिन तत्व की अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के समान होंगे वे समान तत्व हैं। या फिर समूह संख्या पता कर लें, जो एक ही समूह में आएंगे यानी कैल्शियम के समूह में आएंगे वो कैल्शियम से समानता रखेंगे। तो एक ही समूह में आने वाले तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, समूह 2 का तत्व है। कैसे पता करा समूह 2 का तत्व है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये समूह 2 का तत्व हो गया। अब हमें कैल्शियम के बारे में तो पता चल गया कि ये समूह 2 का तत्व है और इसके अंतिम कक्षा में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। अब बाकी जो हमें 4 परमाणु क्रमांक दे रखे थे इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमने समूह संख्या पता कर ली। ये देखिए समूह संख्या 2, 1, 3 है, तो 3 में 10 जोड़ के 13 और 1 और 2 में वही समूह। अब कैल्शियम समूह 2 का सदस्य है, तो इनमें से कौन सा परमाणु क्रमांक समूह 2 में आ रहा है? 12 और 38 पता चल गया। इसके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, कैल्शियम की आखिरी कक्षा में देख रहे हैं आप, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए नीचे चारों के में, इसमें किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है? तो वही 12 नंबर और 38 नंबर वाले परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आखिरी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस प्रकार ये 2 तरीके से आप पता कर सकते हैं। कैल्शियम अंत में 2, तो ये दूसरे समूह का तत्व हो गया, ये दूसरा समूह ले लिया। इनका हमने परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, तो इसमें से 12 और 38 नंबर के परमाणु क्रमांक समूह 2 के सदस्य हैं। ये देखिए 12 और 38 और ये बीच में कैल्शियम है एक ही समूह में। इसके अलावा इसकी कैल्शियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे और इन दोनों की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व एक ही समूह में आते हैं और उन सबके भौतिक और रासायनिक गुण या गुणधर्म एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार हमने पता कर लिया कि कैल्शियम से समानता रखने वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक कौन कौन से होंगे? 12 और 38। एक कैल्शियम के ऊपर एक कैल्शियम के नीचे है। ये प्रश्न मैग्नीशियम के लिए भी पूछा जा सकता था कि मैग्नीशियम के समान गुणधर्म रखने वाले तत्व। तो मैग्नीशियम देख लीजिए समूह 2 का तत्व है, तो समूह 2 के कोई से भी 2 तत्व लिख दीजिए, वो मैग्नीशियम से समानता रखेंगे। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो मैग्नीशियम से समानता रखेंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। परमाणु क्रमांक 12 और 38 वाले जो तत्व हैं उनके गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 4 तत्व दिए गए हैं। इन तत्वों को हमें परमाणु त्रिज्या या आकार के बढ़ते क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी हमें पहले ऐसा तत्व लिखना पड़ेगा जिसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है, फिर ज़्यादा परमाणु त्रिज्या वाला और अंत में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व लिखना पड़ेगा। तो पहले हम परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये तो जाने, समझिए। परमाणु त्रिज्या एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोष तक की दूरी उस परमाणु की त्रिज्या या परमाणु आकार दर्शाती है। चित्र के माध्यम से देखें, ये हमने हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाया है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी पहली कक्षा या अंतिम कक्षा होती है हाइड्रोजन की। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ परमाणु त्रिज्या या आकार की। तो किसी भी विलगित परमाणु, किसी भी स्वतंत्र परमाणु, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र यानी उसने आयन ना बनाया हुआ हो, उस पर धन या ऋणावेश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई विलगित या स्वतंत्र परमाणु है तो उसके नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या या आकार कहलाती है। और परमाणु त्रिज्या का ऐसा ही मात्रक होता है पिकोमीटर। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या है 37 पिकोमीटर। तो हम किसी भी प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं बताते आपको, बल्कि हम उस प्रश्न को समझाते हैं ताकि आप उस उत्तर को स्वयं बना सकें। और भी इस जब हम समझते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। जैसे ये पता चल गया कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा हमने देख ली।
अब हम परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता को समझेंगे कि किसी आवर्त में दाएं बाएं से दाएं या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है। चलिए हम आपको बता दें, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। यह अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु आकार कम हो जाता है, घट जाता है। चलिए हम इसको आप आवर्त सारणी से समझेंगे। इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु में एक एक नया कोष बढ़ता जाता है, एक एक कक्षा बढ़ती जाती है। कक्षा बढ़ने से नाभिक से अंतिम कोष की दूरी बढ़ जाती है, फलतः परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमारे सामने आवर्त सारणी आ गई। अब हमने कहा अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो परमाणु त्रिज्या घटती है। कैसे घटती है? गौर करिए, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये सारे तत्व कौन से आवर्त में आ रहे हैं? यहां पे देखिए, ये चौथे आवर्त में आ रहे हैं। तो चौथे आवर्त में आने वाले इन सभी तत्वों के पास कितनी कक्षाएं होंगी? 4, क्योंकि जो तत्व जिस आवर्त में आता है उसके पास उतनी ही कक्षाएं होती हैं। तो ये सारे तत्व चौथे आवर्त में आ रहे हैं, तो इन सभी के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होंगी। मैंने 4 कक्षा बना दी, नाभिक के बाहर एक गोल और बाकी अधूरी, KLMN। तो सबके पास 4 कक्षाएं होंगी। अर्थात अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलें तो कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। पर क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, यहां पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। 19 से 20 हुआ, 20 से 21, 22 लगातार बढ़ रहा है ना, 36 तक। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात नाभिक में धनावेश बढ़ेगा। अब जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने से उस परमाणु के नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। यह प्रोटॉन अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, जिससे परमाणु सिकुड़ता जाएगा और आकार छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या तो उतनी ही रहती है। चौथे आवर्त में चल रहे हैं हम, तो चौथे आवर्त के सभी तत्वों के पास परमाणु में 4 कक्षाएं होंगी। कक्षा नहीं बढ़ेगी ना कम होगी, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे, जो अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ताकत से खींचेंगे और धीरे धीरे परमाणु छोटा होता चला जाएगा। अब हम बात कर ले समूह में। अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे चलें, कोई सा भी समूह ले लीजिए, चलो ये ले लिया हमने, 17वां समूह। ऊपर से नीचे चलें तो क्या होगा? ऊपर से नीचे अगर जाते हैं किसी समूह में, तो आप जानते हैं कि हर समूह में नीचे जाने पर आवर्त बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, तो इसके परमाणु में 2 कक्षाएं होंगी। फ्लोरीन के बाद हम क्लोरीन पे गए, नीचे गए उस समूह में, तो क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है, उसमें कितनी कक्षा हो जाएंगी? 3। फिर हम क्लोरीन के बाद ब्रोमीन पे गए उसी समूह में, लेकिन ब्रोमीन चौथे आवर्त में आ रहा है, तो इसके परमाणु में हो जाएंगी 4 कक्षाएं। तो जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये देखिए, आवर्तों के साथ साथ उस परमाणु में कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। 7 कक्षा तक हो सकती है। फ्लोरीन में 1 कक्षा परमाणु में, और नीचे वाले में 7 कक्षाएं। तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाले बड़ा। तो जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लगातार कक्षाओं की या कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी बढ़ती चली जाएगी और परमाणु आकार भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें पता चल गया कि किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु आकार घटता है, जबकि ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु आकार या त्रिज्या बढ़ती है। तो अब हम जमा सकते हैं इन तत्वों को। जमाइए। ये हमें 4 तत्व दे रखे हैं, Li, Be, F और N। कौन कौन से दे रखे हैं? लिथियम, बेरियम, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो लिथियम देखिए, ये दिख रहा है आपको लिथियम, ये पहले समूह के दूसरे आवर्त में है। फिर ये लिथियम Li, Be, F और N, यहाँ पे देखिए Li, Be, F और N, Li, Be, F और N, ये सभी दूसरे आवर्त में हैं। तो सबके पास कक्षाएं तो 2 ही होंगी, ये 2 कक्षा। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे परमाणु छोटा होता चला जाएगा। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। फ्लोरीन के बाद उससे बड़ी परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की। इधर घटती है तो इसका उल्टा इधर बढ़ेगी, तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी फ्लोरीन की, F की, उसके बाद परमाणु त्रिज्या बड़ी नाइट्रोजन की, उससे बड़ी बेरिलियम की और आखिरी में लिथियम की। तो इस प्रकार आप जमा सकते हैं।
तो हमारे पास उत्तर आ गया। इसी प्रकार क्लोरीन, एंटीमनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये देखिए Cl, At, Br और I, Cl, At, Br, I, ये सारे के सारे 17वें समूह में आ रहे हैं, है ना। ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और एंटीमनी। तो इस प्रकार आपको ये नीचे जा रहे हैं तो कक्षा बढ़ रही है भाई। इसमें 3 कक्षाएं तीसरे आवर्त में, इसमें 4 कक्षाएं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, तो हमें बढ़ते हुए आकार के क्रम में ही लिखना है। तो सबसे छोटा आकार क्लोरीन का, उससे बड़ा Br, उससे बड़ा आकार I का और उससे बड़ा At का। तो आसानी से अगर बातों को समझा है तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा उत्तर। पढ़िएगा इसको, है ना। आपको परीक्षा में केवल यही उत्तर लिख के आना है, लेकिन हमने जब इसे समझा तो बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातें भी जानी। 5वां प्रश्न हमारे सामने आ गया। आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? आवर्त सारणी के पहले 10 तत्व, पहले 10 तत्व का मतलब है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक के तत्व। चलो आवर्त सारणी देख लें। ये आवर्त सारणी आ गई हमारे सामने। उन्होंने कहा है शुरुआती 10 तत्व। शुरुआती 10 तत्व कौन कौन से हैं? ये शुरुआती 10 तत्व हैं, है ना। शुरुआती 10 तत्व परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के। अब इसमें से हमें बताना है कि कितनी धातुएं हैं, धातुओं की संख्या बतानी है 1 से लेकर 10 तक में। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इस आवर्त सारणी में एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जिससे आप धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पता कर सकते हैं। मैंने इस आवर्त सारणी में एक लाइन खींची, ये देखिए मैं लाइन खींच रहा हूं, जो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, थैलियम और एंटीमनी से होकर गुजर रही है। तो ये जो लाइन मैंने आवर्त सारणी में खींची है, ये लाइन जिन तत्वों के ऊपर से गुजर रही है वे तत्व उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं, क्योंकि उनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक, है ना, थैलियम, एंटीमनी, पोलोनियम, ये जो तत्व हैं ये उपधातु हैं। इसके पहले वाले सारे तत्व धातु हैं और इसके बाद वाले दाएं हाथ तरफ वाले सारे तत्व अधातु हैं। अब आप 1 से लेकर 10 तक पे गौर करो। 1 से लेकर 10, 1 हाइड्रोजन, ये गैसीय तत्व है, गैस है अर्थात अधातु है, तो हमें तो धातु ढूंढना है। 2 हीलियम, ये भी गैस है और लाइन के इधर आ रही है, ये भी अधातु है। लिथियम, बेरिलियम, ये बिल्कुल इस लाइन के पहले आ रहे हैं, तो लिथियम और बेरिलियम Li, Be, ये दोनों धातुएं होंगे। बोरॉन, बोरॉन धातु नहीं है, बोरॉन लाइन पे आ रहा है बी, तो ये तो अर्धधातु उपधातु हुआ। और बाद के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन 10 तक के बाकी के तत्व ये लाइन के इधर आ रहे हैं, तो यह धातु कहलाएंगे। तो इस प्रकार इस लाइन के पहले वाले धातु, बाद वाले अधातु और लाइन पर आने वाले उपधातु। तो क्या पता चल गया कि शुरुआती 10 तत्वों में से केवल 2 ही तत्व धातु होते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अधात्विक तत्व हैं क्योंकि ये गैसें हैं और लाइन के दाईं तरफ थे। जबकि बोरॉन 5 एक उपधातु है जो धातु अधातु दोनों के समान गुण रखता है क्योंकि ये लाइन पर ही आ रहा था। और बचे 2 तत्व 1 से 10 तक में, वो हैं लिथियम और बेरिलियम, जो धात्विक तत्व हैं जो लाइन के बाईं तरफ आ रहे थे। तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया। प्रश्न क्रमांक 6, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है बताना है। या ये जो 5 तत्व हैं इनको हमें धात्विक अभिलक्षण के अवरोही क्रम में जमाना है। धात्विक अभिलक्षण अर्थात धात्विक गुण। क्या होता है धात्विक गुण, पहले तो वो पता होना चाहिए कि धात्विक गुण होता क्या है। फिर हमें पता करना है कि इन तत्वों में से कौन अधिक प्रबल धातु है, कौन दुर्बल और कौन सबसे दुर्बल। तो हमें उनके घटते क्रम में जमाना है। पहले प्रबल धातु, फिर जैसे जैसे धात्विक गुण कम होता जाएगा उन्हें लिखना है। तो पहले देखें धात्विक गुण होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन त्याग करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति विद्युत धनात्मकता कहलाती है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर किसी अन्य तत्व से जुड़ रहा है, तो उस तत्व को हम विद्युत धनात्मक प्रकृति वाला तत्व कहेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्यागना विद्युत धनात्मकता कहलाता है। और सभी धातुएं, पहले भी हमने पढ़ा है, सभी धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धात्विक अभिलक्षण दिखाएगा। अब धात्विक अभिलक्षण आवर्त सारणी में कैसे बढ़ता और घटता है। तो अगर हम किसी समूह है ना ऊर्ध्वाधर कालम, अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों की विद्युत धनात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में कोष
या कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता चला जाता है, जिसे निकालना आसान होता है। तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु में कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से काफी दूर हो जाएगा, जिसे निकालना आसान रहेगा। इसलिए किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये देखो, यहां पर हम आपको आवर्त सारणी के द्वारा भी समझा देते हैं। आप किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाएं, चलो ये ले लो, पहले ही समूह ले लो, पहले ही समूह ले लिया, समूह या वर्ग है ना, ऊर्ध्वाधर कॉलम। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो देखो, नीचे जैसे जाएंगे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी ना। यहाँ पर एक ही कक्षा है नाभिक के बाहर, यहाँ पर नाभिक के बाहर 2 कक्षाएं हो गई, सोडियम में नाभिक के बाहर 3 कक्षाएं हो गई, और पोटेशियम में नाभिक के बाहर 4 कक्षाएं हो गई। तो इस प्रकार अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लगातार कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर आवर्त बढ़ते हैं, 1 2 3 4। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो जाता है, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाएगा और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाए तो वो अच्छा विद्युत धनात्मक तत्व कहलाएगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति या विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। जबकि हम किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएं तो तत्वों की विद्युत धनात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति या धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी होती जाती है और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। अगर हम आवर्त की बात कर रहे हैं, किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं, जैसे मैं चौथे आवर्त में जा रहा हूं, तो इसके सभी तत्वों के पास 4 ही कक्षाएं होंगी। लेकिन जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं चलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, नाभिक में परमाणु क्रमांक के साथ साथ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से आकर्षण से बांध लेंगे, जिससे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, परमाणु सिकुड़ता जाता है, तो परमाणु सिकुड़ेगा तो भी नाभिक और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा और इसको निकालना कठिन पड़ेगा, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, यानी धनायन बनाना कठिन पड़ेगा। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु छोटा होता चला जाता है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से जुड़ते चले जाते हैं, जिससे उन्हें निकालना या उस तत्व को धनायन में बदलना कठिन हो जाता है। तो अब ढूंढो कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ हैं, चलिए ढूंढने का प्रयास करें हम। जीए कहाँ पे, देखो हाँ, ये चारों तत्व आ गए, दिख रहे हैं ना, जीए, जीई, एएस, एसई और बीआर, ये सारे के सारे चौथे आवर्त के तत्व हैं, सबके पास 4 ही कक्षाएं। लेकिन जैसे जैसे अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, धात्विक गुण कम होता जाएगा, धात्विक गुण कम होता जाएगा, तो हमें यहाँ घटते क्रम में ही तो जमाना है। तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किस में मिलेगा? आपके जीए में मिलेगा, उससे कम धात्विक गुण जीई में, उससे कम धात्विक गुण एए में, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, तो धात्विक गुण कम होता जाएगा। तो अवरोही क्रम हमें जमाना है, घटता क्रम। तो हम अपने इन तत्वों को घटते क्रम में जमा लेते हैं। ये हमारे सामने उत्तर आ गया, ये सभी चौथे आवर्त के तत्व हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है, ये हमने बता दिया कि सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण दिखाने वाली जो तत्व है वो जीए है, गैलियम। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, 7वां। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? हमें बताना है कि बोरोन जिस स्तंभ यानी जिस समूह में आता है उसके सभी तत्वों के कौन से गुण समान होते हैं, और ऐसे ही फ्लोरीन के बारे में बताना है। तो अपन तो आवर्त सारणी से देखो, आवर्त सारणी में पहले देखो कि बोरोन कौन से समूह का तत्व है, दिख रहा है आपको? आवर्त सारणी में बोरोन, ये लीजिए, 13वें समूह का तत्व है। अब हमें बताना है कि इसके नीचे आने वाले तत्व, इसी समूह के जो दूसरे तत्व हैं, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, इनके गुण कौन से गुण एक जैसे होंगे? तो आप पहले से जानते हैं, अगर 13वें समूह में के तत्व हैं तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 में से 10 घटा दो 3, तो इन सबके अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक गुण इनका एक जैसा हो गया। और क्या बता सकते हो? अंतिम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, 4 से ज्यादा होते हैं ना इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 4 से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाएंगे। तो ये सारे, इन सबकी संयोजकता 3 होती है, ये धनायन बनाते हैं, 3 आवेश वाले। और क्या समानता है इन समूह 13 के तत्वों में? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना रहे हैं, यानी ये सारे के सारे तत्व कैसे हैं? धातुएं हैं।
तो ऐसे अगर आपको किसी तत्व के समूह के बारे में पता चल जाए तो आप उस समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म बता सकते हैं। जैसे बोरोन समूह 13 का सदस्य है, अगर 13 में से 10 घटाएं 3 बचता है तो बोरोन समूह अर्थात 13वें समूह के सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके ऊपर 3 धनावेश आते हैं। देखो 3 धनावेश युक्त धनायन बनाते हैं, और चूंकि ये धनायन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अर्थात ये सभी धातुएं हैं। चलो ऐसे ही अगला देख लीजिए, फ्लोरीन। ढूंढो फ्लोरीन कहाँ पर है। फ्लोरीन, ये देखिए फ्लोरीन समूह 17 का तत्व है। तो हमें बताना है कि समूह 17 में जितने भी तत्व आ रहे हैं उन सबके कौन कौन से गुण एक जैसे होंगे। तो देख लीजिए 17 में से 10 कम कर दो तो इन सबकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 7। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ताकि इनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इनकी संयोजकता हो गई 1। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इन सब सारे तत्वों के ऊपर 1 ऋण आवेश आ जाएगा, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये सारे के सारे अधातु या अधात्विक तत्व हो जाएंगे। तो कितना सारा पता चल गया हमको। लीजिए क्लोरीन, सारणी चली गई वापस, चलिए। तो क्लोरीन के बारे में ये तो हमारा हमने बोरोन के बारे में बता दिया कि इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको दिख रहे हैं। 3 देकर 3 धनावेश युक्त धनायन बनाएंगे और ये सभी धातुएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन हमने आवर्त सारणी के आधार पर आपको समझा दिया है कि ये 17वें समूह का सदस्य है। 17 में से 10 घटाए, इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन 1 लेकर 8 हो जाएंगे, अर्थात ये सब 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 1 ऋणायन बनाएंगे, इनके ऊपर 1 ऋण आवेश आएगा, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ऋणायन में बदल रहे हैं, अर्थात ये सभी अधातुएं हैं। तो हमने क्लोरीन के बारे में लिख दिया। बी नंबर में सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 1 ऋण आवेश युक्त ऋणायन बनाएंगे, चूंकि ऋणायन बना रहे हैं, सभी अधातुएं हैं। और एक और गुण हमने लिख दिया, ये सभी हैलोजन कहलाते हैं। समूह 17 के सभी तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं के साथ मिलकर हैलाइड या समुद्री लवण बनाते हैं। तो समूह 17 के सभी तत्वों के जो लवण हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसलिए समूह 17 को हम हैलोजन के तत्व भी कहते हैं। ये सभी धातुओं के साथ मिलकर हैलाइड बनाते हैं। जैसे हैलाइड यानी क्लोरीन का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, नाइट्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 7 और फास्फोरस जिसकी परमाणु संख्या 15 है, आवर्त सारणी के 15 के तत्व हैं ये दोनों। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें, और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय है वो बताना है और क्यों। तो चलिए पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। पहली कक्षा में 2, बचे हुए 5 दूसरी कक्षा में। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में अधिकतम 8, बचे हुए 5 तीसरी कक्षा में। अब इन दोनों को गौर से देखें। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देख रहे हैं, इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। नाइट्रोजन की अंतिम दूसरी कक्षा में 5, फास्फोरस के अंतिम तीसरी कक्षा में 5। तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। तो 5 में 10 जोड़ो 15, तो हमें पता चल जाएगा कि समूह 15 के सदस्य हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 में 10 जोड़ा 15, तो ये दोनों ही समूह 15 के तत्व हैं। ये बात हमें प्रश्न में भी दे रखी है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 2 कक्षाएं हैं, दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जबकि फास्फोरस के पास 3 कक्षाएं हैं। अर्थात नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का, जबकि फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है। तो दोनों का समूह एक ही है, समूह 15, लेकिन एक दूसरे आवर्त का है समूह 15 का, एक तीसरे आवर्त का है। तो हम जानते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं, 15वें समूह में दूसरे आवर्त में जाएं, फिर तीसरे आवर्त में जाएं, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं तो ऋण विद्युता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। तो यहाँ ऋण विद्युता की परिभाषा आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी समूह ऊर्ध्वाधर कॉलम में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है तथा विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ये देखिए यहाँ हमसे पता चल गया था कि ये दोनों ही 15वें समूह के सदस्य हैं। देखिए नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, लेकिन एक दूसरे आवर्त का है, एक तीसरे आवर्त का है। अर्थात नाइट्रोजन में 2 कक्षाएं हैं, जबकि फास्फोरस में 3 कक्षाएं हैं। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी,
भाई जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। देखो 2 से 3 हो गई, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, 2 ही कक्षाएं हैं, और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो हमें पता चल गया कि दोनों तत्वों में से नाइट्रोजन फास्फोरस में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पर सीधे नहीं पहचाना हमने, पहले समझा है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उसकी आवर्तिता कैसे प्रभावित होती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, क्यों घटती है, कारण भी दिया है। कारण पूछा है उन्होंने प्रश्न में, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में कोषों की संख्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। तो इस प्रकार उत्तर हमें मिल गया, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है नाइट्रोजन और फास्फोरस में से। नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो इस प्रकार आपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा और उनके सटीक उत्तरों को जाना। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि वे भी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शीघ्र ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।